प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है वाटर रिलेशन इन प्लांट सेल्स। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हमने इससे पूर्व एक क्लास के अंदर डिस्कस किया था एवं इस टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था जल के भौतिक गुण और उसका पादप कोशिका में क्या महत्व है इत्यादि के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक का नाम ही है वाटर रिलेशन इन प्लांट सेल। पादप कोशिका में जल संबंध क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं इत्यादि के बारे में। ये वीडियोज गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप इनका निरंतर अवलोकन करते रहिए, देखते रहिए। आज के इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व जल के भौतिक गुण और उसका महत्व पढ़ने के लिए इससे पूर्व अपलोड किए गए वीडियोज़ का जरूर अवलोकन कीजिए। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपलोड होने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड होने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आज अपना टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं वाटर रिलेशन इन प्लांट सेल। विद्यार्थियों, किसी भी पादप कोशिका में जल के प्रवाह या संचरण का जो माध्यम है उसके द्वारा जो क्रियाएं उत्पन्न होती है वो मुख्य रूप से विसरण, प्रासरण, अंतःशोषण इत्यादि प्रकार की होती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के प्रेशर उत्पन्न होते हैं और उस उत्पन्न होने वाले प्रेशर के फलस्वरूप पादप कोशिकाओं में कई क्रियाएं संपन्न होती है, जिसमें पदार्थों के परिवहन, कोशिकाओं की स्फीति अवस्था, कोशिकाओं की वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं इत्यादि प्रकार की कोशिका पादप कोशिका में संपन्न होती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पादप कोशिका का अधिकांश भाग जो 70 से लगाकर 95% तक होता है वो भाग जल के रूप में होता है। जल पादप कोशिका की उपापचय क्रिया को संपन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक घटक के रूप में माना गया है। तो हम आज के इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि इस जल संबंध के फलस्वरूप कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें विसरण, प्रासरण, अंतःशोषण जैसी क्रिया, तो हम सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है विसरण, या इसको नाम देते हैं डिफ्यूजन। किसको कहेंगे विसरण? इसके लिए हम एक सामान्य सा प्रयोग दोहराते हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत क्या है, हमने एक बीकर लिया। क्या लिया हमने? एक बीकर लिया। उस बीकर के अंतर्गत उसको आधे से ऊपर जल से भर दिया। क्रिया कौन से पढ़ रहे हैं? पर विसरण को समझ रहे हैं कि होती कैसे होगी। बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या भरा? जल भरा। जल भरने के बाद में इसमें एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है। इसमें डालने के बाद में कुछ समय के बाद में धीरे धीरे इसका रंग निकलना प्रारंभ होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है वो जल के अंदर घुलना प्रारंभ होता है। घुलते ही धीरे धीरे रंगीन होना प्रारंभ होता है और यहाँ से ये रंग के कण जल में विभिन्न दिशाओं में गमन होते हुए दिखाई देते हैं।
हम इसकी जगह नमक भी ले सकते हैं, वो भी विलेय होता है, लेकिन चूंकि वो रंगहीन है इसलिए हमें दिखाई नहीं देगा कि उसके कण किस दिशा में जा रहे हैं, इसका रंग किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट लिए ही इसीलिए गया कि इसका रंगीन पार्ट हमें जाता हुआ गमन करता हुआ दिखाई। तो हमने गमन करते हुए देखा कि इसकी सभी दिशाओं में, संभावित दिशाओं में, दाएं बाएं ऊपर नीचे धीरे धीरे रंग फैलता जा रहा है और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज पे पूरे विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा, नीला रंग। तो अब हम इस क्रिया के द्वारा विसरण की परिभाषा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, निकालते हम इसी एक्सपेरिमेंट से कि विसरण की परिभाषा क्या होगी। पदार्थ क्या था, कॉपर सल्फेट, एक पदार्थ हुआ। तो ये पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। इसमें से उसके छोटे छोटे कण, तो पदार्थ बना हुआ किससे होता है, अणुओं से होता है, परमाणु से होता है। तो किसी भी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों का कैसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कोई बाधा नहीं हो रही है, कोई उसको कह नहीं रहा है, इधर जा रहे हैं, कोई उसको नियंत्रित नहीं कर रहा है, मुक्त रूप से ये धीरे धीरे प्रभावित हो जा रही है, इस दिशा के अंदर भी जा रहा है, कोई कंट्रोल कंडीशन नहीं। तो पदार्थ के अणुओं का मुक्त रूप से प्रयोग हो रहा है। कहाँ से हो रहा था, इस जगह से हो रहा था। यहाँ पे उसकी सांद्रता अधिक थी और यहाँ पे सांद्रता इसकी कम थी नहीं प्रारंभ में, तो जहाँ जीरो है यहाँ पे अधिक, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। परिभाषा को वापस जोड़ते हैं हम, किसी भी पदार्थ का किसी माध्यम में उसके अणु, परमाणु अथवा आयंस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मुक्त रूप से प्रवाह को विसरण कहते हैं। क्या कहेंगे हम, विसरण कहते हैं। परिभाषा को वापस रिपीट करते हैं, किसी भी पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयंस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मुक्त रूप से प्रवाह को विसरण कहते हैं। आप यदि चाहते हो कि हम साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं तो आप हेडिंग ली हुई है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके साथ साथ में आप शॉर्टकट रूप से नोट्स बना सकते हो। तो ये हमारी हुई पहले परिभाषा। अब चूंकि मैं यदि इसके अंतर कॉपर सल्फेट के साथ में कोई दूसरा क्रिस्टल और डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नमक के टुकड़े डाल दिए, क्रिस्टल डाल दिए, शक्कर का विलयन डाल दिया, शुगर इसके अंदर डाल दिया, तो दो प्रकार के पदार्थ हो जाएगा, एक पदार्थ ए और एक पदार्थ बी। तो आप ये कर सकते हो कि एक नीले रंग का कोई टुकड़ा डाला और दूसरा लाल रंग का कोई क्रिस्टल डाल दिया इसके अंदर, उसमें से लाल रंग निकलना प्रारंभ हो जाएगा, इसमें से नीला रंग हमें दिखाई दे देगा आराम से। शुगर के क्रिस्टल या नमक के क्रिस्टल डालेंगे तो विलेय रूप में हमें आसानी से दिखाई नहीं देंगे। तो लाल रंग का कोई क्रिस्टल डाल दिया इसके अंदर, डालते क्या होगा, अब इस क्रिस्टल से लाल रंग से धीरे धीरे लाल रंग की धाराएं निकलना प्रारंभ होगी, इससे क्या होगा, नीला रंग एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आसानी से आगे बढ़ रहा है। हम क्या देखेंगे कि इसमें लाल रंग के कण यदि इस तरफ जा रहे हैं तो इससे टकरा करके नीला रंग वापस नहीं आ रहा बल्कि आगे जा रहा है। लाल रंग तीव्र गति से जा रहा है, नीला रंग धीरे धीरे जा रहा है, कोई प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक ही माध्यम में अलग अलग पदार्थ के विसरण होने की दर उसके एक दूसरे को ये प्रभावित नहीं करते। जब सभी पदार्थों का किसी माध्यम में स्वतंत्र रूप से विसरण हो रहा है तो हम इस विसरण को नाम देते हैं स्वतंत्र विसरण। तो ये एक विसरण का प्रभाव हुआ। यदि विसरित होने वाला पदार्थ किसी दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता तो उसको हम नाम देते हैं आबद्ध विसरण। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट क्या हुआ, विसरण की परिभाषा, विसरण को किस प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और स्वतंत्र विसरण क्या होता है। अब प्रकृति के अंतर्गत विसरण का एक और छोटा सा एग्जाम्पल दें कि क्या हो सकता है। मान लो मैं जिस क्लासरूम के अंदर खड़ा हूँ उसके एक कोने पर मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, तो उस क्षेत्र में सुगंधित पदार्थ जो वाष्पशील होकर के हवा में फैल रहे हैं, उन सुगंधित पदार्थों की सांद्रता वहाँ पर अधिक है लेकिन दूसरे कोने में कम होती है। इसलिए धीरे धीरे उस अधिक सांद्रता से वो पदार्थ दूसरे वातावरण में फैल जाते हैं और कुछ निश्चित समय के बाद पूरे रूम के अंतर्गत उसकी सुगंध आना प्रारंभ होती है। ये विसरण का
एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम प्रायोगिक रूप से समझ सकते हैं। बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। ऐसे कौन से कारक इस माध्यम में प्रेजेंट होते हैं जो विसरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? तो पहला आता है उसका घनत्व। किसका घनत्व? विसरित होने वाला पदार्थ का घनत्व। तो विद्यार्थियों, विसरण की दर हमेशा dr है, वो रेट ऑफ डेंसिटी है, की दर हमेशा उसके घनत्व के वर्गमूल के व्यतक्रमानुपाती होती है। जितना घनत्व अधिक होगा विसरण उतना ही कम होगा, और घनत्व जितना कम होगा विसरण उतना ही अधिक होगा। हम जानते ही एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि भारी वस्तु है तो वो कम प्रवाहित होती है, और यदि हल्की है तो वो तीव्र गति से होती है। घनत्व का मतलब हल्का और भारी से नहीं, घनत्व का मतलब क्या होगा? अणुओं की आपस में सघनता का होता है। जैसे हम द्रव का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास में द्रव के एग्जाम्पल के रूप में जल है, जल के साथ में तेल है, दो एग्जाम्पल हो गए। अब चूंकि तेल का घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए तेल कम विसरित होता है, और जबकि जल है वो अधिक विसरित होता है। अब इसके संदर्भ में कोई गैस ले लो तो गैस का घनत्व तो सबसे कम इन तीनों की तुलना में, इसलिए गैस का विसरण दर होगी वो सबसे अधिक होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि गैस, कोई भी गैस होगी उसका विसरण दर अधिक होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? घनत्व के ऊपर। हमेशा ध्यान रखना कि रेट ऑफ डेंसिटी है वो इसके पदार्थ के रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसके डेंसिटी की वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होती है। तीन प्रकार के पदार्थ की अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। घनत्व सबसे कम किसमें होगा? गैस में, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे अधिक। उससे कम किसमें होगी? द्रव में। और द्रव से ज़्यादा घनत्व किसका होगा? ठोस का। तो ठोस की रेट ऑफ डिफ्यूजन या विसरण की दर क्या होनी चाहिए? सबसे कम। द्रव के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने जल का लिया था, तेल का लिया था, तो केवल द्रव का होगा। गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन का ले सकते हैं। और ठोस तो चूंकि होते ही वो सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व की, इसलिए इसमें विसरण की दर सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला था घनत्व। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमेशा विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्यतक्रमानुपाती होती है। दूसरा देखिए, जिस माध्यम में वो प्रवाहित हो रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के कण थे वो इस जल के अंतर्गत प्रवाहित होते हैं, माध्यम क्या हुआ? जल हुआ। अगरबत्ती की सुगंध है, उसके कणी के पता वो वायुमंडल में वायु के अंदर मुक्त हो रहा है, तो उसका माध्यम क्या हुआ? वायु। अब उसकी माध्यम की सांद्रता यदि अधिक है, जैसे जल के अंदर मैं टुकड़ा डालूं कोई रंगीन का तो विसरित जल्दी होगा, तेलीय पदार्थ डाले तो उसकी तुलना में धीरे धीरे होगा, गैसीय अवस्था में रखे तो सबसे ज़्यादा होगा। अगेन, यदि किसी माध्यम की सांद्रता अधिक है, माध्यम की सांद्रता, तो सांद्रता के दो कैटेगरी हो जाएगी, उच्च सांद्रता और दूसरी हो जाएगी निम्न सांद्रता। तब किसमें होना चाहिए सांद्रता के तात्पर्य के रूप में? तो जब निम्न सांद्रता है, माध्यम की सांद्रता निम्न है तो विसरण तीव्र गति से होगा, माध्यम की सांद्रता अधिक है तो विसरण धीरे धीरे होगा। ऐसा क्यों हो सकता है? इसका आंसर आप इस लेसन के खत्म होने पर दे सकते हो। माध्यम की सांद्रता के तौर पर कुछ हिंट आपके सामने दिया जा रहा है। यदि ठोस है तो सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विसरण धीरे धीरे होगा, द्रव में उससे भी कम होगा, गैस से सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आंसर भी आ रहा है इसका कि सांद्रता यदि अधिक होगी तो विसरण की दर कम होगी, निम्न सांद्रता होगी तो विसरण की दर अधिक होगी। माध्यम की सांद्रता के साथ में विसरित होने वाले पदार्थ की सांद्रता की बात करें हम, तो विसरित होने वाले पदार्थ की सांद्रता यदि अधिक है तो विसरण की दर सर्वाधिक होगी। विसरित होने वाले पदार्थ की सांद्रता कम है तो विसरण की दर कम होगी। अब माध्यम की सांद्रता के संदर्भ में यहाँ लिया जाता है जल, तो जल इसका माध्यम है।
और विषित होने वाले पदार्थ की संदर्भ में लिया जाए तो वो होगा कॉपर सल्फेट। दोनों बातें समझ में आ गई। विसरण हमेशा माध्यम की सांद्रता और विषित होने वाले पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करता है। यदि माध्यम की सांद्रता अधिक है तो विसरण की दर कम होगी, और विषित पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो विसरण की दर अधिक होगी। माध्यम की सांद्रता के बाद में तीसरा घटक आता है, वो है तापमान, टेम्परेचर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं यदि इस माध्यम को धीरे धीरे गर्म करना प्रारंभ करूँ तो समान रूप से जल को भी ऊष्मा प्राप्त होगी और विषित होने वाले अणुओं को भी होगी। संदर्भ जो हमारा बात करने का है वो कौन सा है, विषित होने वाला अर्थात कॉपर सल्फेट का है। मैं यदि कॉपर सल्फेट के अणुओं को ऊर्जा देता हूँ, ऊर्जा लेकर के तीव्र गति से गति करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तीव्र गति से वो फैलना प्रारंभ होगी, अर्थात विसरण की दर बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसी के समानुपाती में रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ती है। इसका रीजन क्या हो सकता है, कारण क्या होगा? कारण क्या हो सकता है लिखना पड़ेगा हमें, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण। और ये गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण कहाँ से आई गतिज ऊर्जा? जो हमने टेम्परेचर दिया उसको, उस ऊष्मा को उसमें अणुओं ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के कारण उसके अंदर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। फलस्वरूप इसके मध्य टकराव की संख्या बढ़ती है, इसीलिए विसरण की दर तीव्र गति से बढ़ना प्रारंभ होती है। चौथा जो कारक आता है विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब क्या होता है? विसरण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला दाब। एक जगह पर दाब अधिक है, दूसरी जगह पर दाब कम है, फलस्वरूप उसके मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर को प्रवणता कहते हैं। तो ये डीपीजी ग्रेडियंट क्या है? तो ये कंपेरिजन किया जाएगा दो में। डीपीआई या डीपी फर्स्ट एक अणु के विसरण होने वाला दाब है, डीपी सेकंड दूसरे अणु का विसरित होने वाला दाब या विसरण दाब। दो दाबों के मध्य का अंतर और उसके बीच की दूरी। हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर स्थान पर, एक स्थान पर विसरण दाब और उसका दूसरे स्थान पर विसरण दाब के मध्य का अंतर और इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। तो दो विसरण दाब के मध्य के अंतर का तो होगा समानुपाती, लेकिन डीपीजी हमेशा उन दोनों दाबों के मध्य या स्थानों के मध्य की दूरी की होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो फॉर्मूला जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा? डीपीजी इक्वल टू डीपी फर्स्ट माइनस डीपी टू अपॉन डी। डी क्या है यहाँ पर? दो दाबों के मध्य या स्थानों के मध्य की दूरी। तो विद्यार्थियों, कुल प्रभावित करने वाले चार कारक हमें इम्पोर्टेंट रूप से या महत्वपूर्ण रूप से पढ़ने पड़ते हैं। घनत्व, माध्यम की सांद्रता, तापमान और विसरण दाब प्रवणता। जब हम विसरण को पढ़ ही रहे हैं तो विसरण का महत्व क्या होता है, इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है? तो पहला देखिए, कोशिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरण या संसरण में विसरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये एकमात्र कारण है कि मीजोफिल कोशिका में फोटोसिंथेसिस के द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ मीजोफिल कोशिका से पादप के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित होता है। स्थानांतरण कौन भूमिका निभाता है? विसरण। यदि मीजोफिल में अधिक सांद्रता नहीं होती तो विसरण नहीं होता, वहाँ पे अधिक सांद्रता है, जबकि दूसरे संग्रहकारी भागों के अंतर्गत खाद्य पदार्थ की सांद्रता कम है तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होता है। दूसरा, मूल के द्वारा दो प्रकार के कार्य अवशोषण से संबंधित होते हैं। एक तो होता है खनिज लवणों का अवशोषण और दूसरा होता है जल का अवशोषण। दोनों चीज़ साथ में होगी। थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिक रूप से इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक मूल के बाह्य
माध्यम में जो भाग मृदा के संपर्क में है, इस मृदा के संपर्क वाले क्षेत्र के अंदर जल की सांद्रता अधिक है, लेकिन इस मूल की कोशिकाओं में जल की सांद्रता, जल की मात्रा कम होती है। जल की मात्रा कम है इसलिए इसका डीपीडी अधिक है, बाहर है वो डीपीडी का मान कम है, इसलिए जल के अणु कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर, अर्थात जल के अणु की सांद्रता अधिक बाहर है तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अर्थात बाह्य माध्यम से आंतरिक माध्यम की ओर स्थानांतरित होते हैं या प्रवाहित होते हैं। तो पहला किसका हुआ? जल का अवशोषण हुआ। सेकंड नंबर, मृदा के विलयन में उपस्थित खनिज पोषक जो लवणीय रूप में या अंश रूप में पाए जाते हैं, वो इस मूल की बाह्य सतह पर संग्रहित होते हैं और संग्रहण के फलस्वरूप इनकी सांद्रता बाह्य सतह पर सर्वाधिक होती है जबकि आंतरिक सतह पर न्यूनतम होती है। इसलिए ये खनिज लवण या पोषक तत्व अधिक सांद्रता से निष्क्रिय विगमन, जो कि मूल रूप से होता ही विसरण के द्वारा है, के द्वारा मूल के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। तो खनिज लवणों का अवशोषण हुआ और जल का, खनिज लवणों का मूल में प्रवेश हुआ और जल का अवशोषण हुआ। चौथा जो घटक आता है वो आता है वाष्प उत्सर्जन से संबंधित। समझने के लिए क्या करते हैं इसको कि पर्ण की लीफ का एक अनुप्रस्थ काट कर देखा जाए। इस काट के अंतर्गत ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो किसकी है? रंध्र की है। ये एपिडर्मिस का पार्ट है और इसके बीच में इसके नीचे वाली कोशिका जो गोलाकार अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त होती है उसको क्या नाम देते हैं? मेसोफिल नाम देते हैं। अब इस मेसोफिल कोशिका से अतिरिक्त जल इस उपरंध्रीय गुहिका में आकर के इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हुआ? उपरंध्रीय गुहिका में। उपरंध्रीय गुहिका का टेम्परेचर कम होता है लेकिन बाह्य वातावरण का टेम्परेचर होता है वो अधिक, इसलिए बाह्य वातावरण के अंतर्गत जो भी जल की बूंद आई वो वाष्पीकृत होकर के बाहर निकल जाएगी। इस तापमान परिवर्तन के कारण या तापांतर के कारण उपरंध्रीय गुहिका में उपस्थित जल संक्रमण स्टेज को पार करके वाष्पीकृत होते हैं। तो यहाँ पे वाष्प की मात्रा कितनी हुई? रंध्र और रंध्र के नीचे वाले क्षेत्र में वाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जबकि बाह्य वातावरण में हवा के तलने से तापमान के कारण वाष्प वहाँ से हट गई, फलस्वरूप रंध्र से बाहर या बाह्य वातावरण में वाष्प की मात्रा हो जाती है कम, वाष्प की सांद्रता कम हो गई। इसीलिए ये वाष्प इस उपरंध्रीय गुहिका से वातावरण के अंदर प्रवेश कर जाती है। अर्थात जल का क्या हुआ? वाष्पन हुआ। पादपों में पाई जाने वाली उस जैविक वाष्पन की क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तो वाष्पो उत्सर्जन को मुख्य भूमिका यदि वाष्पो उत्सर्जन में कोई किसी की होती है तो वो किसकी है? विसरण की। थोड़ा सा हम इसको उल्टा करके देखते हैं। उल्टे में क्या देखना है कि मान लेते हैं बाह्य वातावरण में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाए तो आंतरिक वातावरण से क्या वाष्पो उत्सर्जन होगा? तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल आता है कि बरसात काल के अंदर घास फूल के पौधों के किनारे पर प्रातःकालीन अवस्था में क्या देखते हैं? छोटी छोटी बूंदें होती और उस बूंदों को क्या नाम देते थे हम? बिंदु स्राव नाम देते थे। ये बिंदु स्राव वाष्पो उत्सर्जन की कमी में अथवा उसकी अनुपस्थिति में होता है। तो ये एक प्रकार का पादपों में पाए जाने वाला अनुकूलन है। पांचवा जो महत्वपूर्ण कार्य विसरण का पादप कोशिका में वो है श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों का विनिमय। श्वसन क्रिया भी फोटोसिंथेसिस का भी संदर्भ में जोड़ देता हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेसोफिल कोशिका में दिन में लगातार प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता जाता है। इसके कारण इन कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जबकि बाह्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है अधिकता। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाह्य वातावरण से कोशिकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, अंतः प्रवेश होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है उस स्थिति में श्वसन क्रिया भी चलती रहती है। तो श्वसन क्रिया कभी बंद होती नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होती है। तो श्वसन क्रिया 24 घंटे चलती रहती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल उस स्थिति में होगा जब इसको प्रकाश मिलेगा। तो मान लेते हैं रात्रि के अंतर्गत श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन, रात्रि का क्यों संदर्भ लेना पड़ा है? क्योंकि
दिन के अंदर रात के अंदर श्वसन क्रिया सामान्य रूप से होती है। तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलेगी? श्वसन क्रिया में निकलने वाली गैस को क्या नाम देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और लेने वाली या प्रयुक्त होने वाली गैस को क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजन। तो दिन को श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है वो इन्हीं मेसोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अब श्वसन क्रिया में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही बनती है जबकि प्रकाश संश्लेषण में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं कि 1 मोल उत्पन्न हुई और 50 मोल की आवश्यकता है, तो क्या करेगा पादप कोशिका? बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। लेकिन रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से अंदर से मुक्त हुई है, बाहर से सांद्रता अधिक, आंतरिक वातावरण में सांद्रता अधिक होने के कारण बाह्य वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशित नहीं होगी। इस स्थिति में जब रात्रि में अथवा प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पादप कोशिका द्वारा निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिकीय क्षेत्र में अधिक होती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगी बाह्य वातावरण में, बाह्य वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन पादप कोशिका में प्रवेशित होती है। तो श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय और प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी गैसों का विनिमय मूल रूप से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन और ऑक्सीजन का अवशोषण होगा, जबकि प्रकाश संश्लेषण में जस्ट विपरीत क्रिया होगी, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक में वाटर रिलेशन इन प्लांट के संदर्भ में क्या पढ़ा है? डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है। और डिफ्यूजन में क्या क्या पढ़ा कि डिफ्यूजन की परिभाषा क्या होती है, डिफ्यूजन कितने प्रकार का होता है, डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और डिफ्यूजन का महत्व क्या है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इससे पूर्व अपलोड किए गए वीडियो जिसके अंतर्गत जल के भौतिक गुण और उसका महत्व पढ़ा जरूर अवलोकित करें। इसके बाद में इस टॉपिक को पढ़ें। यदि किसी प्रकार की भी समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में ही, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए टेक्स्ट रूप में अथवा PDF फाइल के रूप में। कल हम प्रासरण जो कि वाटर रिलेशन प्लांट सेल का दूसरी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसको।